नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए आदर्श हिंदू होटल का 7वां अध्याय। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। संक्रांति के अगले दिन 12:30 बजे के लगभग वह कुसुम के घर न्योता खाने गया। बंशी ठाकुर से कहकर उस दिन जरा जल्दी होटल से बाहर निकल गया। कुसुम ग्वाल घर के नए चूल्हे पर अलग से गोभी की मसालेदार सब्जी बना रही है। केले के पत्ते पर थोड़ा सा बैगन भाजा और एक पतलौटी में चने की दाल है। सारा काम उसे शुद्धता से करना पड़ रहा है, इसलिए पतलौटी और केले के पत्ते का वगैरह का इंतजाम है। यह देखकर मन ही मन हंसते हुए हजारी ने सोचा, कुसुम का कारोबार देखो, रहता तो होटल में हूँ, वहाँ जाने कितनी छुआछूत हो जाती है, और यहाँ नहा धोकर धुला कपड़ा पहनकर गुरु ठाकुर की तरह जतन से खाना बनाने बैठी है। कुसुम जरा शर्मीली हंसी हंसकर बोली, ताऊजी अभी हुआ नहीं है, थोड़ी देर है, लेकिन मैंने तरकारियाँ सब बना दी, आप सिर्फ बैठकर खाएंगे। हजारी, तुमने तरकारी क्यों बना दी? ऐसी बात तो तय नहीं हुई थी, मैं तुम्हारी बनाई तरकारी क्यों खाने लगा? ताऊजी, आप मुझे हरा नहीं सकेंगे, मैंने किसी तरकारी में नमक नहीं डाला, और बिना नमक की चीज़ खाने में आपको क्या एतराज हो सकता है? मैंने सोचा जाने कितनी अबेर को आकर आप तरकारी बनाने बैठेंगे, आपको बड़ी तकलीफ होगी, और पूरियां तलने में क्या झंझट है, देर तो तरकारी बनाने में ही होती है, इसी से मैंने नमक नहीं डाला। तुम भी खूब हो, अपने घर अलौनी तरकारी खिलाओगी? और क्या, ग्वाले की बेटी होकर अपने हाथ की तरकारी खिलाकर मैं आपकी जात लूंगी? इसके लिए मुझे नरक में नहीं जाना होगा। हजारी हंसने लगा, बोला, लाओ मैदा तब तक गूंथ लूँ। सब ठीक है ताऊजी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना हो आप लोइया बनाकर पूरियां बेल दीजिए, गोभी होते ही चटनी बना दूंगी, उसके बाद गरम गरम पूरियां सेक कर। उसमें क्या है ताऊजी? वह क्या है? शरीर पर पड़ी हुई चादर के अंदर से शाल पत्ते का एक दोना निकालते हुए हजारी थोड़ी दुविधा के साथ बोला, नए गुड़ का संदेश है थोड़ा सा। आज 1 तारीख को पिछले कई दिनों की तनख्वाह मिली है, तो मैंने यह सोचकर थोड़ी सी मिठाई। कुसुम ने नाराज होकर कहा, यह आपका बड़ा अन्याय है ताऊजी, अभी तो आपको नौकरी की तनख्वाह मिली है, पैसा खर्च करके मेरे लिए संदेश खरीदे बिना आपका काम न चलेगा। आपको सजा देने के लिए मैंने अपने यहाँ खाने को कहा था, नहीं, यह तो आपका बड़ा बचपना है। हजारी ने अपराधी की तरह संकोच के साथ शाल पत्ते का दोना दरवाजे के पास रखते हुए कहा, बेटी, क्या मेरी इच्छा नहीं होती तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? बाप बेटी को कुछ खिलाता नहीं है क्या? हजारी का रंग ढंग देखकर कुसुम को हंसी आ गई, लेकिन हंसी को दबाकर उसने नाराजगी के ही स्वर में कहा, नहीं, मैं बहुत नाराज हो गई। हाथ में पैसा आते ही खर्च करने के लिए सुरसुरी होने लगती है आपको। आप शायद बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। उस महीने 7 दिन काम करने की तनख्वाह मिली है कि 1 रुपये का संदेश उठा लाए? हजारी अप्रतिम होकर चुपचाप बैठा रहा। आइए इधर, इस आसन पर बैठकर लोइयां बना लीजिए। माँ किसको इस तरह डांट रही है, यह देखने के लिए जाने कहाँ से कुसुम के बच्चे जो ही सहन में आए। हजारी ने दोने में से थोड़ा थोड़ा संदेश निकालकर उन्हें देते हुए कहा, जाने दो, नाती नातिन तो पहले खा ले, बेटी खाए चाहे ना खाए, बाद में देखा जाएगा। फिर कुसुम की ओर घूमकर बोले, लो हाथ फैलाओ, इतना गुस्सा नहीं करते। कुसुम अपनी हंसी ना रोक सकी। उसने हंसते हुए कहा, मैं रांती हुई खाऊंगी? क्यों, अलग से खा लो। नहीं, क्यों? मैं बुढ़िया हो गई, भूख लगने से पहले प्रसाद पालूं? क्यों? हजारी समझ गया कि जब तक वह नहीं खा लेगा कुसुम कुछ भी नहीं खाएगी। वह बिना कुछ बोले पूरी का मैदा लेकर बैठ गया। होटल खोलने के बारे में क्या किया? कुसुम ने पूछा। गोपाल घोष के तंबाकू की दुकान के पास वाले उस मकान का 9 रुपया किराया बतला रहे हैं। तुमने वह मकान देखा है? कुसुम खुश होकर बोली, कब खोल रहे हैं? अगले महीने। रुपए दोगी ना? धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। तुम्हारी सास कहाँ है? मैं बाहर नहीं जा सकी, इसी से दूध लेकर गई है, आ ही रही होगी। उसकी गठिया ठीक हो गई? मिर्चे का जंतर लेने के बाद से ठीक है, पहले तो कितने ही दिनों तक अपंग होकर पड़ी थी, अब उससे अच्छी है। आपके लिए चौंका दूं? आप पूड़ियाँ तल लीजिए, गरम गरम दूंगी। हजारी खाने बैठा। कुसुम पास बैठकर कभी पूरी तरकारी देती हुई बोली, आप तरकारी में ज़्यादा नमक मिलाकर खाते हैं। खाना बहुत बढ़िया बना है बेटी, रहने दीजिए, आप जैसा कहाँ होगा। जिस दिन होटल खोलूँगा उस दिन अपने हाथ से बनाकर तुम्हें खिलाऊंगा। नहीं, यह सब मैं आपको करने नहीं दूंगी, सोच समझकर काम करना होगा। रुपए लेकर आप इस तरह उड़ा देंगे, मैं कुछ नहीं करूँगा। तुम मुझे पहचानती नहीं हो। आप मेरे लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करें, मैं कह ही देती हूँ, नहीं तो मैं सचमुच आपसे बोलचाल बंद कर दूंगी। 15 दिन बाद हजारी घर में खर्च वर्च देने के लिए अपने गाँव गया।
तीसरे पहर हरी बाबू के घर की ओर जाकर देखा। हरी बाबू अपने बैठक खाने में दो अपरिचित भले मानसों के साथ बैठे बातचीत कर रहे हैं। उसे देखकर बोले, अरे हजारी बैठो, आओ, ये लोग कलकत्ता से अतसी को देखने के लिए आए हैं। तुम आ गए, अच्छा ही हुआ, आज रात यहीं खाना खाना। यानी कि अतसी का ब्याह हो रहा है। अगर इस बीच उसका ब्याह हो जाए और वह ससुराल चली जाए तो रुपए पैसों की बात पड़ी रह जाएगी। हजारी का दिल बैठ गया। आधे घंटे बाद हरी बाबू ने कहा, मैं जरा संध्या पूजन करके आऊं, तब तक आप लोग के लिए चाय भिजवाता हूँ। दोनों भले आदमियों ने कहा उनके लौट आने पर साथ ही चाय पियेंगे। इस बीच वे लोग जरा नदी किनारे टहलने जाएंगे। जरा देर बाद ही अतसी ने आकर बैठक खाने से घर के अंदर खुलने वाले दरवाजे से एक बार सावधानी से झांककर कमरे में प्रवेश किया। आओ आओ बेटी, अच्छी तो हो? आप मजे में है ना काका बाबू? गोपाल नगर से आ रहे हैं? नहीं बेटी, मैं तो गोपाल नगर गया ही नहीं, राना घाट के उसी होटल में फिर काम करने लगा हूँ। उन लोगों ने मुझे बुलाकर बहाल किया। करेंगे नहीं, आप जैसा आदमी उन्हें मिलेगा कहाँ? इस बार मुझे कुछ सिखाते जाइए काका बाबू, हमेशा आपका नाम लेती रहूंगी। यह हाथ पकड़कर सिखलाने की चीज है बेटी, सिर्फ कह देने से नहीं बनेगी, करके दिखा देना होगा। इसकी सुविधा कहाँ होगा? इससे पहले भी मैंने ये बात तुमसे कही थी। कल मैं आपके घर आऊंगी, टेम्पी से कह दीजिएगा। उसे साथ क्यों नहीं लाए? उसे ले आइएगा, वह भी रात को यहीं खाना खाएगी। अतसी थोड़ी देर बाद ही चली गई, क्योंकि घर के बाहर वाले रास्ते में दोनों आगंतुकों के आने की आहट मिली। अगले दिन सवेरे टेम्पी की माँ आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी अतसी ने घर के सहन वाले मचान के नीचे से पुकारा, टेम्पी, ओ टेम्पी। टेम्पी की माँ झटपट झाड़ू फेंककर वहां जा पहुंची। गांव के जमींदार की लड़की अतसी गांव में किसी के घर ज्यादा आती जाती नहीं है, लेकिन उसके जैसे गरीब के घर उसका आना जाना सौभाग्य की बात है और अभिमान के साथ लोगों से कहने की भी बात है। उसने हंसकर कहा, टेम्पी बर्तन लेकर तालाब गई है, आओ बैठो बेटी। काका बाबू कहाँ हैं? यद्यपि कल रात हजारी ने अतसी के यहाँ डट कर खाना खाया था, लेकिन आज 3 कोस रास्ता पैदल चलकर राना घाट जाएगा, इसलिए एक बड़ी कटोरी में चावल का भूंजा लेकर नमक मिर्च के साथ पीछे के दरवाजे पर बैठकर चबा रहा था। अतसी कहीं इधर आ जाए और उसका भूंजा खाना देख ले, इस डर से उसने कटोरे को कपड़े में छिपा लिया। अतसी ने आकर कहा, काका बाबू किधर बैठे हैं? बड़े मौके पर उसने चावल के भूंजे का कटोरा छिपा दिया था। अतसी तो उसे राक्षस समझती, रात को उतना डटकर खाने के बाद सवेरे होते ना होते। अरे अरे आओ बेटी, इतनी सवेरे सवेरे कैसे? बाबा ने कहा कि आप दोपहर को हमारे यहाँ आइएगा। नहीं बेटी, मैं तो अभी राना घाट जा रहा हूँ, छुट्टी नहीं, और कल रात को जितना खाना खाया उससे। तब टेम्पी और काकी आएंगी, उनका न्योता है, मैं उन लोगों से कहे जाती हूँ। कहकर अतसी चबूतरे पर चढ़ गई और खुद ही एक पीढ़ा लेकर बैठ गई। यह देखकर हजारी घबराया। एक तो समय नहीं, 10 बजे से पहले होटल में पहुंचकर उसे रसोई चढ़ानी है, एक कटोरा चावल का भूंजा चबाने में भी तो समय लगेगा। अभागी लड़की ने सब चौपट कर दिया। कटोरे को छिपाकर कब तक बैठा रहा जा सकता है? अतसी ने कहा, काका बाबू अगर आपसे फिर मुलाकात ना हो तो? मुलाकात क्यों नहीं होगी? नहीं, मान लीजिए अगर मैं अब से अगर। समझ गया बेटी, अच्छा तो है, खुशी की बात है। यह तो जानती हूँ आप लोग मुझे घर से खदेड़ सके तो रक्षा हो। माँ भी यही कहती है, बाबा भी यही कहती है। खैर, वह तो जो होगा सो होता रहेगा, मैं उस कारण आपको रोकने को नहीं कहती। असल में मैंने जो आपको रुपए देने का वादा किया था, सोचती हूँ उन्हें आज आपको दे दूँ। अगर कहें तो अभी ले आऊँ, मेरे मन का बोझ कम हो जाए। उसके बाद आप लोग जहाँ जी चाहे मुझे विदा कर दीजिए। यह क्या बेटी, तुम्हें विदा कोई नहीं कर रहा, ऐसी बात नहीं बोलते। लेकिन तुम क्या रुपए देकर ही मानोगी? जब मैंने कहा था तो आपने क्या सोचा था? काका बाबू की झूठ कह रही हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा। अच्छा मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि होटल खोलने पर मुझे घाटा हो जाए, तब मैं तुम्हारे रुपए वापस नहीं कर सकूंगा। मैं तो कह चुकी हूँ, नहीं भी दे सके तो क्या, आप बैठिए, मैं रुपए लेकर आती हूँ। अतसी आधा घंटे के अंदर वापस आई और बड़ी सावधानी से आंचल की गांठ खोलकर 200 रुपए के खुदरा नोट गिनकर देती हुई बोली, ये रहे रुपए और इन्हें लौटाने की जरूरत नहीं। इन रुपयों से टेम्पी की शादी कर दीजिएगा। अब मैं चलूँ, छिप कर आई हूँ, बाबा अभी ढूंढेंगे। राना घाट जाते हुए रास्ते हजारी अनमना बना रहा। अतसी बड़ी अच्छी लड़की है, भगवान उसका भला करे। उसका मन कहता है उसके हाथों से जो रुपये आए हैं उन रुपयों से रोजगार करने पर नुकसान नहीं। स्वयं लक्ष्मी मानो आकर उसके हाथों में रुपये थमा गई है।
होटल में पहुंचकर उसने देखा बंसी ठाकुर चूल्हे पर दाल चढ़ाकर अकेला बैठा है। उसे देखकर बंसी ने कहा, अरे आओ हजारी भैया, बड़ी देर कर दी। बड़े देग पर भात चढ़ा है, दो एक आध दम चलेगा? क्यों नहीं, तुम तैयार करो, दम चलेगा। और थोड़ी देर बाद गांजे की चिल्लम हजारी के हाथ में थमाकर बंसी ने कहा, एक बड़े काम का बयाना आया है, लोगे? आंदुल के घोष लोगों के यहाँ रास होगा, 7 दिन के ठेके का काम है। बूंदी संदेश यही सब बनाना है, 2 रुपया रोज और खाना पीना मिलेगा। हजारी, बंसी तुमसे एक बात कहूँ, राना घाट के बाजार में होटल खोल रहा हूँ, यह बात किसी को बताना मत। तुम भी मेरे होटल में साथ चलना। बंशी को लगा जैसे उसने ठीक से बात सुनी नहीं। अवाक होकर उसकी ओर देखता हुआ बोला, होटल खोलोगे तुम? हाँ हाँ, मैं नहीं तो और कौन, तुम्हारा समधी। बंसी, क्या पागलों की तरह बकते हो हजारी भैया, चिल्लम रख दो, अब दम ना लगाना। रेल बाजार में होटल खोलने में कितने रुपए लगते हैं जानते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है, कितने रुपए लगेंगे? 500 रुपये से कम में तो काम ना होगा। 400 से काम नहीं चलेगा? किसी तरह चल तो जाएगा, फिर भी 400 रुपये भी तुम्हें कौन? जवाब में फेटे की गांठ खुलकर बंसी को नोटों की गड्डी दिखाता हुआ हजारी बोला, यह देख रहे हो, इनमें 200 रुपये है, इंतजाम करके लाओ। अब कमर बांध कर जुट जाओ, अगर जी जान से काम को चला सको तो उसमें तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। आज इसे घर ढूंढना शुरू कर दो, किराया 15 रुपये तक दूंगा, 200 रुपये का और का भी इंतजाम है। बंसी ठाकुर के मुंह से यह अस्पष्ट आवाज करता हुआ बोला, बड़ा अच्छा है मेरे मालिक, हजारी भैया आओ तुम्हें गोद में लेकर नाचूं, एक ही हथियार में बेचू चक्रवर्ती भद, पद्दो दीदी वध, जदू बड़ूजे भद। अच्छा चुप चुप चलो। छुट्टी के बाद दोनों मिलकर ढूंढेंगे। तंबाकू की दुकान के पास वाले उस मकान का किराया 9 रुपये मांगता है, जगह अच्छी है। अच्छा, बाजार कैसा जा रहा है बंसी? बाजार ठीक है, नया आलू सस्ता हो जाने से और सुविधा है, नया आलू आ ही चला, लेकिन मछली अभी भी महंगी है। मकान ठीक कर लेने के बाद सामान का एक फर्द तैयार कर लिया जाए, बर्तन बासन, बाल्टी, मटके, सिल, लोढ़ा, हंसिया। आज तो मिठाई खिलाओ हजारी भैया, कसम से तुमने मर्द का काम किया है। अच्छा यह बताओ कि रुपए मिले कहाँ से? फिर बताऊंगा, उसके लिए बहुत वक्त है, अभी तो पहले का काम पहले करो। अचानक पद्दू मेहरी ने रसोई घर में आकर कहा, वाह वाह, यहाँ दोनों बैठे गप्पे मार रहे हैं और उधर ना मछली का ठिकाना ना तरकारी का, अभी खाने वाले आने लगेंगे। तभी गोबरा ने हाँक लगाई, 3rd क्लास एक थाली। पद्दू मेहरी ने कहा, लो आ तो गया, और अभी इधर मछली तक कटी नहीं, उसी के साथ भात दे दिया जाए। गांजे के धुएं से तो रसोई घर भरा हुआ है, सबको भगाना होगा, तब जाकर होटल चलेगा। मालिक को खाने पीने से कोई काम ही नहीं, इसी से तो सारे मुफ्तखोर, कामचोर, गांजाखोर ने यहाँ जमा करके हाथ में करछुल सड़सी थाम रखी है। बंसी ठाकुर ने कहा, नाराज क्यों होती हो पद्दो दीदी, कल रात वाली बासी मछली मैंने तल रखी है। 3rd क्लास के जो ग्राहक जल्दी खाना खाते हैं वे तो हमेशा से वही खाते आ रहे हैं। हजारी ने बंसी की ओर देखकर कहा, नहीं बंसी, दही ला दो तो अच्छा है, बासी मछली मत देना, उससे बदनामी होती है, रहने दो। तब तो दही के पैसे तुम ही देना ठाकुर, होटल से नहीं दिया जाएगा, बंसी ठाकुर अकेला क्या क्या करेगा? पद्दू मेहरी ने कहा। हजारी चुप रह गया। होटल से छुट्टी मिलने के बाद चूरनी जाने के रास्ते में हजारी राधा वल्लभ तले जाकर बार बार प्रणाम करता गया। राधा वल्लभ देवता ने जैसे इतने दिनों के बाद आंखें उठाकर देखा है। अपने प्रिय पेड़ के नीचे बैठकर हजारी जाने कितना क्या सोचने लगा। 80 रुपये दे गई, अपने घर से रुपये लाकर दे गई। शायद अभी वह होटल खोलने में देर करता, लेकिन अब देरी नहीं की जा सकती। उसने 80 बेटी से वादा किया है और वादा पूरा करना है। उसे रानाघाट अच्छा लगता है, सिर्फ बेचू बाबू का होटल ही है, एक ऐसी जगह जहां उसका मिजाज ठीक रहता है। उसे लगता है कि जीवन शांतिपूर्वक बीत रहा है। इस रानाघाट को छोड़कर वह कहीं नहीं जा सकेगा। होटल यहीं खोलेगा, दूसरी जगह नहीं। तीसरे पहर वह कुसुम के घर गया। कुसुम ने कहा, आज आइए बैठिए। हजारी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें एक चीज रखनी होगी बेटी। क्या? हजारी ने धोती के फेटे से 200 रुपये के नोट निकाल कर कहा, रख लो। ये रुपये कहाँ पाए? भगवान ने दिए। इतने दिनों के बाद होटल खोलने के लिए पूंजी जुटा दी। 200 रुपये और 200 रुपये तुम्हारे। सोचता हूँ अगले ही महीने से होटल खोल दूँ। ताई जी, ये रुपये किसने दिए? यह तो बताया नहीं। तुम्हारी ही तरह एक दूसरी बेटी ने। मैं उसे नहीं पहचानती। मेरे गांव के बाबू की बेटी अतसी। फिर किसी दिन सारी बातें बताऊंगा। दिन ढल रहा है, मैं जाकर देख चढ़ाऊँ। अभी ये रुपये रख लो।
होटल पहुंचकर उसने बंशी से कहा, अपने भांजे को छुट्टी लिखकर बुला लो, वह गद्दी पर बैठेगा। लिखने पढ़ने का काम तो मुझसे या तुमसे होगा नहीं। बंसी ने कहा, वह तो बैठा ही है हजारी भैया, मैं आज ही लिखे देता हूँ, और घर भी मैं देख आया हूँ। तंबाकू की दुकान के पास वाला मकान अच्छा है, उसी को ले लो और दुर्गा का नाम लेकर जुट जाओ। 2 दिनों के बाद एक दिन सवेरे पद्दू मेहरी ने कहा, ओ ठाकुर सुन लो, आज छुट्टी के बाद कहीं नहीं जाना। आज शाम को सत्यनारायण की कथा होगी। ग्राहकों से भी खाना देते वक्त कह देना कि वे लोग शाम को आएं, और तुम लोग खा पीकर मेरे साथ सत्यनारायण का बाजार करने चलोगे। बंशी ठाकुर हजारी की ओर देखकर हंसा, बेशक पद्दू मेहरी के चले जाने के बाद, क्योंकि बात यह है कि ये जो सत्यनारायण की पूजा है यह भी होटल का एक रोजगार है। जो लोग मासिक ग्राहक के हिसाब से खाते हैं उनसे पूजा के नाम पर चंदा या प्रणामी ली जाती है। बंशी और हजारी का ख्याल है कि जो रुपया इकट्ठा होता है वह सारा पूजा में खर्च नहीं होता। इसके अलावा जो लोग रोज नगद दाम देकर खाना खाते हैं, सत्यनारायण के प्रसाद का लोभ दिखाकर उन्हें रात को बुलाने की भी कोशिश की जाती है, क्योंकि बहुत से ऐसे ग्राहक हैं जो सिर्फ एक ही वक्त होटल में खाना खाते हैं, दोनों वक्त नहीं आते। बंसी ठाकुर खाना परोसने के समय मीठी हंसी हंसकर हर खुदरा ग्राहक से कहने लगा, बाबू साहब शाम को होटल में सत्यनारायण की कथा होगी, रात में आइएगा, जरूर आइएगा। बाहर गद्दी घर में बेचू चक्रवर्ती भी ग्राहकों से ठीक इसी तरह की बातें कहने लगा। बंसी ठाकुर ने अकेले में हजारी से कहा, सब धोखाधड़ी का काम है। केले के पत्ते पर 1 चम्मच गुड़ आटे की पंजरी और उस पर 2 बताशी, इसी का नाम है सत्यनारायण का प्रसाद। चमार कहेंगे। शाम को पूर्ण भट्टाचार्य सत्यनारायण की पूजा करने आए। बर्तन वाले कमरे में सत्यनारायण का आसन डाला गया। होटल के 2 नौकर घड़ी और कांसा पीट रहे थे। पद्दो मेहरी बार शंख को फूंक मार रही थी, और बेशक किसी हद तक ग्राहकों को आकर्षित करने की नीयत से। स्टेशन पर जो नौकर हिंदू होटल कहकर चिल्लाया करता है, उससे भी कह दिया गया कि वह हर एक यात्री से कह रहा है, आइए बाबू आइए, आज होटल में सत्यनारायण का प्रसाद बट रहा है, खाने की खूब सुविधा है, आइए बाबू। और जो लोग नगद देकर खाते हैं वे सोच रहे हैं दूसरे होटल में भी तो पैसा देकर ही खाना है। जब सत्यनारायण का प्रसाद खाते में मिल रहा है तो बेचू चक्रवर्ती के होटल में ही क्यों ना खाया जाए। और नतीजा यह हुआ कि जो लोग जदू बाडूजी के होटल में नगद दाम देकर खाते हैं उनमें से भी बहुत से लोग इस होटल में आ जाते हैं। इधर नगद ग्राहकों के लिए यह इंतजाम है कि उन्हें भोजन के साथ प्रसाद दिया जाएगा, यानी वे टिकट खरीदकर भात खाने के लिए अंदर आएंगे तब, नहीं तो कहीं वे प्रसाद खाकर ही चलते बने तो। मासिक ग्राहकों के लिए दूसरा इंतजाम है। उन्होंने चंदा दिया है, इसलिए उनकी खास खातिरदारी भी जरूरी है। पूजा खत्म हो जाने पर उन सबको एक जगह बैठाकर प्रसाद दिया गया। बेचू चक्रवर्ती खुद उनमें से एक एक के पास जाकर पूछने लगे कि वे थोड़ा और लेंगे। उधर जब मासिक ग्राहकों में प्रसाद बांटा जा रहा था तभी हजारी ने देखा कि सड़क पर खड़े होकर यतीन मजूमदार मुंह फुलाए उसी होटल की ओर देख रहा है। वही यतीन। हजारी को लगा इस आदमी की हालत और खराब हो गई है, भूख के चलते चेहरा सूख सा गया। उसने पुकार कर कहा, अरे यतीन बाबू कैसे हैं? यतीन मजूमदार ने अवाक होकर कहा, कौन, हजारी हो क्या? तुम कब आए यहाँ? लंबी कहानी है, कभी कहूँगा, आइए ना आइए। यतीन थोड़ा आगा पीछा करके रसोई घर के पास वाले बेड़े में से लगे दरवाजे से होटल में घुसकर रसोई घर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। हजारी ने देखा कि उसके पैर में जूते नहीं, बदन पर एक बहुत मैली चादर है, धोती भी वैसी है। वह पहले से ज्यादा बीमार जैसा हो गया। उसकी आंखों और उसके चेहरों पर दरिद्रता और अभाव की बहुत स्पष्ट छाप है। यतीन सूखी हंसी हंसकर बोला, अरे तुम्हारे यहाँ तो आज शायद सत्यनारायण की कथा हो रही है। पहले मैंने भी तो कितनी बार यहाँ आकर प्रसाद खाया है। खाएंगे क्यों नहीं, आप तो 12 महीने के बंधे ग्राहक थे, आइए प्रसाद खाते जाइए। यतीन ने भलमाने से दिखाते हुए कहा, नहीं नहीं रहने दो। हजारी ने एक बार इधर उधर ताक कर देखा, कोई नहीं है। सब लोग खाने के कमरे में मासिक ग्राहकों का आदर सत्कार करने में लगे थे। उसने केले का पत्ता बिछाकर यतीन को बैठाया और पास के बर्तन वाले घर में से एक बड़े कटोरे में सत्यनारायण का प्रसाद और एक मुट्ठी बताशा 2 पके केले लाकर यतीन के पत्ते में देता हुआ बोला, थोड़ा प्रसाद खा लीजिए। यतीन बिना कुछ कहे सुने पंजरी के साथ केले को मल मल कर जिस तरह गटकने लगा, उसे देखकर हजारी को लगा कि वह सचमुच बहुत भूखा था। शायद सवेरे से उसने कुछ नहीं खाया था। 3-4 कौर में वह सारी पंजरी साफ कर गया। हजारी ने पूछा, थोड़ा और लीजिएगा?
नहीं नहीं, रहने दो, और क्यों। हजारी ने एक और कटोरा पंजरी लाकर उसके पत्ते में डाल दी। यतिन के आंख मुंह पर चमक आ गई। वह भी आधा ही खा पाया था कि पद्दो मैरी रसोई घर के दरवाजे पर आकर हजारी से कुछ कहने जा रही थी, लेकिन बड़ी तेजी से यतिन मजूमदार को कौर निगलते देखकर अचानक ठुमक गई। उसने कहा, यह कौन है? हजारी ने हंसकर कहा, ये तो यतिन बाबू है, पहचान नहीं रही हो पद्दू दीदी? हम लोगों के पुराने ग्राहक रास्ते से जा रहे थे तो मैंने कहा कि आज पूजा का दिन है, थोड़ा प्रसाद खाते जाइए। पद्दू मेरी अच्छा कहकर मासी ग्राहकों के खाने वाले कमरे में जा घुसी। यतिन पद्दू मेहरी से कोई बात कहने जा रहा था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। खाना खत्म करके वह एक लोटा पानी मांगकर पीने के बाद चोर की तरह खिड़की दरवाजे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद ही गोबरा ने आकर कहा, ठाकुर तुम्हें मालिक बुला रहे हैं। हजारी समझ गया कि मालिक ने किस लिए बुला भेजा है। जाकर उसने देखा कि उसका अनुमान भी सच था, क्योंकि पद्दो मेहरी नाक बहुत चढ़ाए गद्दी घर में बेचू चक्रवर्ती के सामने खड़ी थी। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, हजारी तुम यतीन को होटल में बुलाकर प्रसाद खिला रहे थे? पद्दो मेहरी ने हाथ भांज कर कहा, और खिलाने भी ऐसा वैसा नहीं, कटोरा भर भर कर पंजरी दी थी उसके पत्ते पर। यह तो उसे छिपाकर खिलाना चाहता था, लेकिन धर्म का ढोल हवा से डोलता है। उसी समय मैं देखने के लिए जा पहुंची कि बड़ा देग उतरा या नहीं। मुझे देखकर हजारी ने विनयपूर्वक कहा, बाबू सत्यनारायण का प्रसाद था, इसी से दिया था, हम लोगों के पुराने ग्राहक जो ठहरे। बेचू चक्रवर्ती ने दांत किटकिटाकर कहा, पुराना ग्राहक? बड़े आए पुराने ग्राहक वाले। होटल का एक मुट्ठी रुपया धोखा देकर बचा गया। भारी ग्राहक है हमारा, 4 महीने तक बिना पैसे दिए खा गया, हाथ उठाकर अछन्नी तक नहीं दी। एक नंबर का चोर कहीं का ग्राहक। किसके हुक्म से तुमने उसे होटल में घुसने दिया? पद्दो मेहरी ने कहा, मैं कुछ कहूं तो पद्दो बड़ी बुरी है। यह हजारी ठाकुर क्या कुछ कम शैतान है बाबू? सारी बातें तो आप जानते नहीं, सब कुछ आप तक पहुंचाना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। लुका छिपाकर होटल का आधा सामान तो चला जाता है इसके यार बक्सी के घर में। यतीन ठाकुर उसका यार है, समझे ना आप? जब किसी को बहाल करते हैं तब तो मैं नहीं होती, लेकिन हाथों हाथ चोरी पकड़ने के लिए मैं ना रहूं तो काम भी ना चले। देख लीजिएगा, अगर होटल में फिर चोरी चकारी ना हुई तो मेरा नाम। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, हजारी ठाकुर यह तुम्हारा होटल नहीं है कि यहाँ जो मर्जी होगी वही करोगे। अपनी मर्जी से काम करने से यहाँ नहीं चलेगा, समझ लो। तुम पर 8 आना जुर्माना हुआ। हजारी ने कहा, ठीक है बाबू, अगर आप यही ठीक समझते हैं तो करिए जुर्माना, लेकिन यतीन बाबू ना मेरे यार है ना और कुछ। उनके साथ इसी होटल में मेरी जान पहचान हुई। कितने ही दिनों तो मैंने उन्हें देखा भी नहीं था। पद्दो दीदी बहुत सी झूठी बातें आपसे लगाती बजाती रहती है। मैं अगले महीने से आपके यहाँ काम नहीं करूंगा। इस बात पर पद्दो मैरी ने उपद्रव खड़ा कर दिया। हाथ पैर फटकारती हुई चिल्लाने लगी, लगाती बजाती है? तुम्हारे नाम लगाती बजाती है? अरे बड़े तुम लगाने बजाने लायक आदमी हो, इसी से पद्दो तुम्हारे नाम लगाती बजाती फिरती है। तुम्हारे जैसे आदमी को मैं कुछ समझती ही नहीं, यह अच्छी तरह से जान लो ठाकुर। जाओ ना, तुम आज ही चले जाओ, अगले महीने में क्यों? अपना हिसाब किताब लेकर आज ही चले जाओ। तुम्हारे जैसे ठाकुर रेल बाजार में बीसीओ मिल जाएंगे। चुप रहो पद्दो, चुप रहो, बेचू चक्रवर्ती ने कहा। ग्राहक लोग आ जा रहे हैं, ये सब बातें अभी रहने दो, बाद में होगी। अच्छा अभी तुम जाओ ठाकुर। बहुत रात बीते, होटल का काम खत्म हुआ। सोते वक्त हजारी ने बंसी से कहा, देखो ना पद्दो दीदी ने मेरा कैसा अपमान किया, तुम भी छोड़ो, चलो हम दोनों निकल चले। और एक बात सुनो बंसी, इस होटल से जाने कैसी एक माया बंध गई है मन में। मुंह से तो जाने जाने की बात कहता हूँ, लेकिन जाने को मन तैयार नहीं होता। मैं और तुम यहाँ कितने दिनों से हैं, जरा सोच कर देखो तो। यही जैसे अपना घर बार हो गया हो, है कि नहीं? लेकिन इन लोगों ने, खास करके पद्दो दीदी ने, यहाँ टिकने नहीं दिया। इस बार मैं सचमुच चला जाऊंगा। बंसी ने पूछा, यतीन को तुमने बुला कर दिया था या वह खुद आया था? मैंने बुलाया था, उसकी हालत खराब हो गई, आजकल खाना तक नहीं मिलता, इसी से बुला लिया कि आखिर पुराना ग्राहक है। कितने ही तो लोग खा रहे हैं, अगर थोड़ी पंजरी खा ले, यही क्या मेरा कसूर है? अगले महीने की शुभ 1 तारीख को रेल बाजार के गोपाल घोष की तंबाकू के दुकान के पास ही एक होटल खुला। टीन के साइन बोर्ड पर लिखा है, आदर्श हिंदू होटल। हजारी ठाकुर अपने ही हाथों खाना पकाते हैं। भात दाल मछली मांस सब कुछ तैयार रहता है, साफ सुथरा और सस्ता। आइए देखिए, परीक्षा कीजिए।
बेचू चक्रवर्ती के होटल की तरह सामने ही गद्दी घर है। वहाँ बंशी ठाकुर का वही भांजा काठ के संदूक पर खाता रखकर ग्राहकों के आने जाने का हिसाब रखता है। अंदर हजारी और बंसी खाना पका रहे हैं। बेचू चक्रवर्ती के होटल की तरह ही 3 दर्जे रखे गए हैं। उसी तरह टिकट खरीदकर अंदर जाना होता है। काम बहुत बुरा नहीं चल रहा। जिस दिन होटल खुला दोपहर के वक्त ग्राहकों की तादाद अच्छी ही रही। खाने वाले कमरे में जब बंसी भात परसने के लिए आया तो लौटकर उसने हजारी से कहा, 3rd क्लास में 30 आदमी, पहले दिन के ख्याल से काफी है, शाम को मांस बना दो। बहुत दिनों की कामना ठाकुर राधा वल्लभ ने पूरी कर दी। हजारी अब होटल का मालिक है। आज वह बेचू चक्रवर्ती की बराबरी का आदमी है। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि जितने जाने सुने परिचित लोग जो जहां हैं उनसे यह बात कहता फिरे। मन की खुशी दबाए न दबी तो तीसरे पहर वह कुसुम के यहाँ जा पहुंचा। कुसुम ने पूछा, होटल कैसा चल रहा है ताऊ जी? काफी ग्राहक मिल रहे हैं। मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम एक बार वहां आकर खाना खा जाओ। तुम तो हिस्सेदार हो। आऊंगी, कल सवेरे आऊंगी। आपके मालिक ने क्या कहा? गुस्से में पागल हो रहे हैं। पिछले महीने इसकी मेरी तनख्वाह भी नहीं दी। मत दे, सच कहता हूँ कुसुम बेटी। कौन कहता है कि मेरी उम्र 48 की हो गई है? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी उम्र 15 साल कम हो गई है। हाथ पैरों में ताकत आ गई है। तुम और मेरी अच्छी बेटी पिछले जन्म में मेरी कौन थी यह नहीं जानता तुम लोगों का। कुसुम ने उसे रोककर कहा, फिर वही सब बातें ताऊ जी। रुपए मैंने अपनी सुविधा के लिए दिए। यह तो रोजगार में रुपए लगाना हुआ ना। रुपए के संदूक में बंद रहकर मुझे स्वर्ग में दीपक दिखाते। मैंने आपसे कहा नहीं था, लेकिन हाँ, हमारे बाबू की बेटी की जो बात आपने कही उसने बेशक बिना किसी लालच के दिए हैं। उसके 1000 बार कह सकते हैं। वैसे उसकी शादी का क्या हुआ? अगले सोमवार को शादी है, मुझे चिट्ठी मिली है। उस दिन सवेरे जाऊंगा। अगर मेरे काका से मुलाकात हो तो रुपए पैसे की बात मत वहां कहिएगा। सिखाना ना पड़ेगा बेटी। जितनी बार उनसे मुलाकात हुई है मैंने इशारे से भी तुम्हारा नाम नहीं लिया। मेरा घर भी एंडोशाला में है। मुझको कुछ सिखाना ना होगा तुम्हें। अपने कहने के मुताबिक अगले दिन सवेरे कुसुम होटल देखने गई। दूध दही लेकर वह बड़ी देर तक मोहल्ले मोहल्ले घूमा करती है। उसके लिए इसमें अचरज की बात नहीं थी। हजारी उसे आदर से रसोई घर में बैठाने चला, लेकिन वह दरवाजे के पास खड़ी रही। बोली, मैं कोई गुरु ठकुराई नहीं हूँ जिसे आसन बिछाकर आदर से बैठाना होगा। हजारी ने कहा, होटल तुम्हारा भी तो है बेटी। तुम तो इसकी हिस्सेदार भी हो, महाजन भी हो। अपनी चीज को अच्छी तरह से देखभाल लो। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसकी जांच पड़ताल करो। इसमें शर्म की क्या बात है? बंशी पहचान लो, ये एक हिस्सेदार है। कुसुम इस बात से बहुत खुश हुई। उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव झलक आया। वह एक ऐसे होटल की हिस्सेदार और महाजन है, यह उसके जीवन में एक नई बात है। इस बात पर उसने इस नज़र से कभी गौर ही नहीं किया था। हजारी ने कहा, आज मछली बनी है, खासी बड़ी रोहू मछली। तुम जरा ठहरो, मुड़ी लेती जाओ। नहीं नहीं ताऊ जी, मैंने इस सब बातों के लिए आपको मना कर दिया है ना। सबके मुंह से छीनकर मछली की मुड़ी खाऊंगी, ये कैसी बात है? अरे मैं तुम्हारा बूढ़ा बाप हूँ। तुम्हें खिलाकर अगर मुझे तृप्ति मिलती है तो तुम खाओगी क्यों नहीं? होटल ने के नौकर ने आवाज लगाई, 3rd क्लास 3 थाली। हजारी ने कहा, ग्राहक आने लगे, तुम जरा बैठो बेटी, मैं आ रहा हूँ। बंसी भात परस दो। आने के समय कुसुम सल्लस संकोच के साथ हजारी की दी हुई एक कटोरी मछली ले आई। 1 साल गुजर गया। हजारी एंडोशाला से बैलगाड़ी पर वापस आ रहा है। साथ में टेम्पी की माँ, टेम्पी और लड़के बच्चे हैं। उसके होटल का काम धंधा आजकल बहुत बढ़ गया है। राना घाट में रहे बिना अब काम नहीं चलता। टेम्पी की माँ ने कहा, और कितनी दूर है जी? अरे वही तो जो सागौन का बगीचा दिख रहा है ना, अब पहुंचे ही समझो। टेम्पी ने कहा, पापा वहां पर नहाऊंगी का? तालाब है या नदी? नदी है, घर पर ट्यूबवेल है। टेम्पी की माँ ने कहा, तब तो तालाब से पानी नहीं लेकर आना पड़ेगा। चलो जान बची। ये लोग कभी शहर में नहीं आए। टेम्पी की माँ के बाप का घर एंडोशाला में 2 कोस दूर उत्तर मनीरामपुर गांव में है। जन्म वहां हुआ, शादी एंडोशाला में। बहुत दिन पहले सिर्फ एक बार शहर देखने का मौका मिला था, जब एक बार अगहन के महीने में गांव की औरतों के साथ नवद्वीप में रास देखने गई थी। होटल के पास ही 1 मंजिला एक मकान पहले से ठीक कर रखा गया था। टेम्पी की माँ घर देखकर बहुत खुश हुई। हमेशा से उसे खरपतवार के घर में रहने की आदत है। पक्के घर में अब पहली बार रहेगी। कितने कमरे हैं जी? रसोई घर किधर है? पानी काफी निकलता है ना? अरे टेम्पी, गाड़ी के कपड़े अलग रख दे एक तरफ। उन सबको लेकर सारी चीजों के साथ छुआ मिला मत देना। ए जी, बोरे में से पहले एक लोटा तो निकाल दीजिए। पहले एक लोटा पानी निकाल लाऊं।
जरा देर बाद कुसुम अंदर आकर बोली, अरे बड़ी माँ, तुम लोग आ गई, घर पसंद आया ना? टेम्पी की माँ कुसुम को पहचानती है, गांव में कुंवारेपन से ही उसे देखा है। उसने कहा, आओ बेटी आओ। कुसुम, अच्छी तो हो, आओ आओ, कल्याण हो। इसी समय होटल का नौकर राखाल आया, उसके पीछे मजदूर के माथे पर एक बोरा कोयला। उसने हजारी से कहा, कोयला किधर रखवाऊं बाबू? हजारी ने कहा, कोयला क्यों ले आया रे? तुझे तो मैंने लकड़ी ले आने को कहा था, ये लोग कोयला सुलगाना नहीं जानती। कुसुम ने पूछा, कोयले का चूल्हा है ना, मैं सुलगाए देती हूँ। फिर बड़ी माँ को सीख लेना होगा, इस शहर में बाजार में कोयला लकड़ी से सस्ता पड़ेगा, मैं एक दिन बड़ी माँ को सिखा दूंगी। राखाल ने कोयला उतरवाकर कहा, बाबू अब क्या करना है? हजारी ने कहा, तू अभी जाना मत, पानी वाली निकाल कर और सामान सही संभाल देना, तब जाना। होटल का सौदा आ गया है ना? हाँ आया है बाबू। उसमें से इस समय के लिए 4-5 आदमियों के अंदाज से मछली तरकारी ले आ, शाम को अलग से सौदा आएगा, पहले पानी निकाल दे। टेम्पी की माँ ने पूछा, यह कौन है जी? अरे ये हमारे होटल का नौकर है, मैंने उससे कह दिया घर का काम भी कर दिया करेगा। टेम्पी की माँ अवाक, उन लोगों का अपना नौकर, और वह हजारी को बाबू कहता है? ये बातें सारी तो एक अजूबा है, इन पर विश्वास करना मुश्किल है। गांव में वे लोग बड़े गरीब गृहस्थ थे, ब्याह हो जाने पर बर्तन मांजना, पानी भरना, कपड़े धोना, यहाँ तक कि धान ले आने तक का सारा घरेलू काम वह अकेली करती आई है। फकत 4-5 महीने से अच्छे अनाज का मुंह देख रही है। पहले तो पेट भर भात भी हमेशा नहीं मिल पाता था, और आज अचानक ये किस ऐश्वर्य का द्वार उसके लिए खुल गया? पक्का मकान, नौकर, नल का पानी, यह सब सच है या सपना? राखाल ने आकर कहा, देखिए तो माँ जी, इतनी मछली तरकारी से काम चल जाएगा या थोड़ी और लाऊं? रोहू मछली की पीठ के 10-12 बड़े बड़े टुकड़े। टेम्पी की माँ खुश होकर बोली, नहीं बेटा, और की जरूरत नहीं, वहां रख दो। इन्हें काट दो माँ जी? अरे यह तो काट भी देना चाहता है, सौभाग्य है। ये सौभाग्य उसकी किस्मत में था। हजारी ने कहा, नहीं, पहले पानी निकाल दे, उसके बाद मछली काटते रहना। कुसुम कोयले के चूल्हे पर आग सुलगाई, आकर बोली, बड़ी माँ आप भी नहा धो लीजिए, तब तक आँच आ जाएगी। अब तो 11 बज रहे हैं, खाना चढ़ा देने में अब देर करने की क्या जरूरत, अब मैं चलूं? टेम्पी की माँ ने कहा, इस वक्त तुम यहीं खाना कुसुम। कुसुम ने हड़बड़ा कर कहा, नहीं नहीं, आप लोग इस दोपहरिया में जली भुनी तो आई हैं, अभी इस वक्त किसी तरह थोड़ा झोल भात बनाकर आप लोग खा लीजिए, अब मेरे खाने का झंझट मत कीजिए। कुछ झंझट नहीं होगा बेटी, तुम बिना खाए नहीं जा सकोगी, गांव से बढ़िया बैगन लाई हूँ, तुम्हारे शहर में वैसा बैगन नहीं मिलेगा। अभी बैगन तलूंगी, आज बाप के गांव का बैगन खा जाओ, कल तक सूख जाएगा, ठीक है? स्नान के बाद हजारी ने कहा, मैं जरा होटल जा रहा हूँ, तुम लोग तब तक खाना बनाओ, मैं देखा। आधे घंटे बाद हजारी ने लौटकर देखा कि टेम्पी और टेम्पी की माँ दोनों परेशान होकर चूल्हे में फूंक मार रही हैं। आँच गिर गई है, अभी मछली का झोल बनने को बाकी है। टेम्पी की माँ ने परेशानी में कहा, ए जी, चूल्हे में अब यह क्या, वह आँच बुझी जा रही है, अब मैं क्या करूँ? कुसुम नहाने के लिए घर चली गई। राखाल होटल गया। इस समय वहाँ ग्राहकों की बहुत भीड़ है। इस समय लगभग 100 आदमी खाते हैं। बेचू चक्रवर्ती और जदू बाडूचे के होटल फीके पड़ गए हैं। हजारी खुद ही खाना बनाता है। रांधने के उसके गुण के चलते रेल बाजार के जितने ग्राहक हैं सब उसी होटल में टूट पड़े हैं। 3-3 ठाकुर और 4 नौकर पसीने पसीने हो जाते हैं। इन लोगों में से किसी ने कोयले का चूल्हा जलाना तो दूर, कोयला देखा तक नहीं था। आज कम हो जाने की वजह से मुश्किल में पड़ गई। इन लोगों की हालत देखकर हजारी को हंसी आ गई। उसने कहा, सीख लो, देहाती बुद्ध कब तक बनी रहोगी? हटो तो चूल्हे में थोड़ा सा कोयला और डालना पड़ता है, देखो तुमको बताए देता हूँ। टेम्पी की माँ ने कहा, तुम तो बड़े शाह रहती हो, एंडोशाला में ही तो घर है। मैं तो 7 वर्ष से राना घाट के इस बाजार में हूँ, मुझको कौन देहाती कहेगा? टेम्पी, बाबा यहाँ टॉकी है, तुमने देखा है? हजारी 20 हाथ पानी में जा गिरा। टॉकी बाइस्कोप यहाँ पर है जरूर, लेकिन उसे बाइस्कोप देखने का शौक कभी नहीं हुआ। लेकिन टेम्पी आधुनिक है। एंडोशाला में रहने से क्या होता है? बंगाल के किस गांव में आधुनिकता की लहर नहीं पहुंची? और खास तौर से अत्सी उसकी सहेली है। अत्सी से उसने बहुत सी बातें सुनी या सीखी हैं जिसे उसके बाबा तो नहीं जानते भी नहीं। टेम्पी की माँ ने पूछा, ये टाकी क्या होता है जी? आधुनिक होने की कोशिश में हजारी गंभीर होकर बोला, तस्वीरें बात करती हैं, कई बार देखा है, देखूंगा क्यों नहीं? कहकर हजारी सब कुछ उपेक्षा से उड़ा देने की कोशिश कर रहा था कि टेम्पी तुरंत ही पूछ बैठी, कौन सा खेल देखा था बाबा? खेल? अब क्या उसको याद है? शायद लक्ष्मण की मूर्छा नाम था। हाँ हाँ, लक्ष्मण की मूर्छा।
बड़ी मुश्किल से मन को टटोलकर हजारी ने बचपन में देखी यात्रा की एक कहानी का नाम कह दिया। टेम्पी ने कहा, लक्ष्मण की मूर्छा वाला किस खेल का नाम है? इस तरह का नाम तो टॉकी के खेल का होता नहीं। अस्सी दीसित से मैंने उसका नाम सुना है, वह तो दूसरी तरह का होता है। अरे हाँ हाँ, तू और अस्सी दी ही सब कुछ जानती है। चल हट, कोयले का वह बोरा। अरे मामा जी, खाना वाना हो गया? कहता हुआ बंशी का भांजा, वही सुंदर सा लड़का, ज्यों ही घर के में अंदर आया, टेम्पी की माँ देहात की बहू झटपट माथे पर घूंघट करने लगी, लेकिन टेम्पी कौतूहल भरी नजरों से आने वाले की ओर देखती रही। हजारी ने कहा, आओ बेटा आओ। घूंघट किससे कर रहे हो? अरे यह तो बंसी का भांजा है, हमारे होटल में हिसाब किताब देखता है, बच्चा है, उसको देखकर घूंघट क्या? बंशी के भांजे ने आकर टेम्पी की माँ के पैरों की धूल लेकर प्रणाम किया। हजारी ने बेटी से कहा, अपने नरेन दादा को प्रणाम कर टेम्पी। बेटा नरेन, यह मेरी बेटी है, यह खासा पढ़ना लिखना जानती है, सिलाई कढ़ाई का काम भी अच्छा से सीख लिया है, हमारे गांव के बाबू की लड़की से। टेम्पी को अचानक जाने कैसी लाज लगने लगी। यह लड़का देखने में जैसा है वैसे चेहरे वाले लड़के को उसने कभी देखा नहीं है। इसकी थोड़ी सी बराबरी की जा सकती है तो सिर्फ अस्सी दी के दूल्हे के साथ। चेहरे की बनावट जैसे बहुत कुछ उसी तरह की है। बंशी के मांझे ने भी खुले अपनापन का भाव खो दिया। आंखें उठाकर अच्छी तरह देखना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। टेम्पी की तरफ तो ज्यादा देख भी नहीं सका। हजारी ने पूछा, मुर्शिदाबाद की गाड़ी से आज कितने आदमी आए? आए थे 10 के लगभग, लेकिन उनमें से 3 को बेचू चक्रवर्ती का नौकर एक तरह से हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींच ले गया। बाकी 7 आदमी हम लोग को मिले। 5 आदमी बनगांव की गाड़ी से भी आए थे। स्टेशन पर कौन गया था? ब्रज था। बनगांव की गाड़ी के वक्त राखाल भी था। ब्रज कह रहा था ग्राहकों को लेकर आज बेचू चक्रवर्ती के नौकर से उसकी मारपीट हो जाती। नहीं बेटा, ये सब की जरूरत नहीं, जो भी हो हमारे पुराने मालिक है, इतने दिनों से उन्हीं का खाकर पला हूं। होटल का काम भी उन्हीं के यहाँ सीखा है। सिर्फ रांधना जानने से तो होटल नहीं चला करता, यह तो एक रोजगार है। कैसे हाट बाजार किया जाता है, किस तरह ग्राहक को संतुष्ट किया जाता है, किस तरह हिसाब किताब रखना होता है, यह सब भी जानना पड़ता है। 6 बरस उनके यहाँ रहकर मैं देखा करता था कि ये लोग किस तरह होटल चलाते हैं। देख देख कर मैं सीखता था, अब सब कुछ कर सकता हूँ। बंशी के भांजे ने कहा, अच्छा मामी जी, आप लोग खा पी लीजिए, मैं शाम को फिर आऊंगा। हजारी, कल दोपहर को तुम होटल में मत खाना, यहाँ घर पर खाना, समझे? बंशी का भांजा जब चला गया और टेम्पी भी आसपास नहीं रही तो हजारी ने कहा, लड़का कैसा है देखने में? बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर। उसके साथ टेम्पी का जोड़ा बहुत अच्छा रहेगा ना? बहुत सुंदर रहेगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकेगा? हम लोगों की किस्मत में क्या ऐसा लड़का है? लिखा क्यों नहीं? आखिर उसको बुलाकर मैंने होटल में क्यों रखा? राना घाट के तुम्हारे घर पर उसे किस लिए बुलाया? टेम्पी से अभी कुछ समझी ना? कल उसकी जरा खातिर वातिर करो। मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी कि उसके साथ टेम्पी का। अब जाकर भरोसा हो रहा है। उसके बाप की हालत खासी अच्छी है, लड़का भी मैट्रिक पास है। शादी के बाद उसे होटल में ही बैठा दूंगा, रहे मेरा हिस्सेदार बनकर, काम सीख ले। टेम्पी भी हम लोगों के पास बनी रहेगी, समझी ना? बहुत सी बातें हैं। टेम्पी की माँ सीधी सादी औरत अवाक होकर पति के मुंह की ओर ताकती हुई बातें सुनती रही। शाम को खबर आई, बेचू चक्रवर्ती के साथ हजारी के नौकर की ग्राहक को लेकर स्टेशन पर मारपीट हो गई। हजारी के नौकर नथुनी ने कहा, बाबू, उनके होटल का नौकर ग्राहक का हाथ पकड़कर खींचतान करता है। हमारा ग्राहक है, हमारे होटल में आ रहा है, उसका हाथ पकड़कर खींचेगा और हमारे होटल की शिकायत करेगा। इसी में मेरे साथ मारपीट हो गई। ग्राहक कहाँ गया? ग्राहक तो हमारे यहाँ आया है, उनके होटल वालों को हम लोगों पर गुस्सा है। सब ग्राहक हमारे यहाँ चले आते हैं, उनके यहाँ नहीं जाते। इसी बात का झगड़ा है बाबू। उन लोगों के होटल का तो दिवाला पिट रहा है, किसी गाड़ी से एक भी ग्राहक नहीं जाता। रात 8 बजे ज्यों ही हजारी ने मछली का झोल चढ़ाया, बंशी ने आकर कहा, हजारी भैया, जबरदस्त खबर है, तुम्हारे पुराने मालिक ने तुम्हें किस लिए बुला भेजा, जाकर दिखाओ तो, शायद मारपीट के बारे में। झोल तुम देख लो, मैं आकर मांस बनाऊंगा, देखो क्या बात है। बहुत दिनों के बाद हजारी बेचू चक्रवर्ती के होटल के उसी गद्दी घर में जा खड़ा हुआ। कमरे में घुसते ही उन्हीं पुराने दिनों का भाव उसके मन में घिर आया, जैसे कि आज भी वह रसोईया ब्राह्मण और बेचू चक्रवर्ती उसके मालिक। उसको देखते ही बेचू चक्रवर्ती खातिरदारी के साथ बोले, अरे आओ आओ हजारी, इधर बैठो। कहकर उन्होंने गद्दी का एक कोना हाथ से झाड़ दिया। यद्यपि झाड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, हजारी खड़ा ही रहा। उसने कहा, नहीं बाबू, मैं बैठूंगा नहीं, मुझे किस लिए बुलाया? आओ पहले बैठो तो सही, बताता हूँ।
हजारी ने जीभ काट कर कहा, नहीं बाबू, आप इतने दिनों तक मेरे मालिक थे, मैं क्या आपके सामने बैठ सकता हूँ? कहिए क्या कहना है, मैं ठीक हूँ। हजारी की आंखें अपने आप खाने वाले कमरे की ओर उठ गईं। होटल की हालत सचमुच बहुत खराब हो गई। रात के 9 बज रहे हैं। पहले इस समय ग्राहकों की भीड़ कमरे में जगह नहीं रहती थी और अब वहां कोई नहीं है। होटल की शान शौकत भी पहले से बहुत कम हो गई। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, नहीं बैठो हजारी, चाय पियो। अरे कंगाली, हम लोगों के लिए चाय ले आ। हजारी ने फिर भी बैठना नहीं चाहा। नौकर चाय दे गया। हजारी आड़ में जाकर चाय पिया। बेचू चक्रवर्ती देख सुनकर बड़े खुश हुए। अचानक धनी हो जाने के बाद भी हजारी का दिमाग नहीं फिरा है। हजारी धनी हो गया है। यह तो इतने दिनों तक होटल चलाने की जानकारी से वे अच्छी तरह समझ गए। हजारी ने कहा, बाबू, आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे? हाँ, क्या कह रहा था जानते हो? आज जब हमारा और तुम्हारा रोजगार एक ही जगह है, तब तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हारे नौकर ने आज मेरे नौकर को स्टेशन पर मारा, यह कैसी बात है? इसी समय पद्दो मेरी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। होटल का नौकर भी आया। हजारी ने कहा, मैंने तो सुना कि पहले आपके नौकर ने मेरे नौकर को मारा। नथुनी ग्राहक लेकर आ रहा था इसी समय। पद्दो मेहरी ने कहा, हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। क्या तो हम तुम्हारा नथुनी हमारे ग्राहकों को फोड़ने की कोशिश नहीं करता है? ग्राहक हमारे होटल में आ रहा था, तुम्हारे होटल में नहीं जाना चाहता था। इस बात पर विश्वास करना जैसे बेचू चक्रवर्ती के लिए भी कठिन हो उठा। उन्होंने कहा, छोड़ो इस बात को लेकर हजारी से झगड़ा करने से क्या होगा? हजारी तो था नहीं वहां, उसने कुछ देखा भी नहीं। लेकिन मैं तुमसे कह रहा था हजारी, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। हजारी, ठीक है बाबू, मैं राजी हूँ। आपके होटल के साथ किसी तरह का झगड़ा करने से मेरा काम नहीं चलेगा। आप मेरे पुराने मालिक हैं। आइए हम लोग गाड़ी बांट लें। आप जिस गाड़ी के समय स्टेशन पर आदमी भेजेंगे, हमारे यहाँ का नौकर उस समय नहीं जाएगा। बेचू चक्रवर्ती अचरज में पड़ गए। रोजगार ढाह और होड़ पर ही चलने वाली चीज है, अच्छे से जानते हैं। यही रोजगार करते उनके माथे के केश पक गए। ऐसी हालत में हजारी की बात इतनी उदारता भरी है, यह समझने में बेचू को देर नहीं लगी। उन्होंने संकोच से के साथ कहा, नहीं नहीं, ऐसा क्यों? स्टेशन तो सिर्फ मेरा ही नहीं है। नहीं बाबू, अब ऐसा ही चलने दीजिए। मुर्शिदाबाद और बनगांव वाली गाड़ियों में से आप कौन सी लेंगे? आप मुर्शिदाबाद चाहते हैं या बनगांव? मैं उस समय नौकर को स्टेशन पर नहीं भेजूंगा। पद्दो मेहरी दरवाजे से हट गई। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, फिर जैसा कहो तुम। तब मुर्शिदाबाद वाली ही मेरे लिए रहने दो। तो जरा चाय और पियोगे? अच्छा तब जाओ। हजारी ने मालिक को प्रणाम किया और चला गया। पद्दो मेहरी ने दरवाजे के पास आकर पूछा, हाँ बाबू, क्या कह रहे हैं? गाड़ी का हिस्सा कर दिया। मुर्शिदाबाद वाली मैंने ले ली। जितने लोग आते हैं मुर्शिदाबाद से ही तो आते हैं, बनगांव वाली से कितने आते हैं? आदमी बेवकूफ है, बुरा नहीं, दुष्ट नहीं। मैं आज 7 वर्षों से देखती आ रही हूँ, जानती नहीं, गांजा पीकर बेहोश पड़ा रहता है, होटल की देखभाल खाक करता है। यह तो खाना पकाते ही मरता है। मजा लूटते हैं बंशी और उसका भांजा। नकदी तो उसी के हाथ में रहती है। मैं भीतर ही भीतर सब खबर रखती हूँ। बंसी को फिर यहाँ बुलाइए, वह होटल बात ही बात में खत्म होने वाला है। आप बंसी को फोड़ने के लिए आदमी लगाइए और उसके भांजे को भी।